बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट या आरएलसी सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं सर्किट को। द टाइप ऑफ एसी सर्किट इन विच अ रेजिस्टर एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक एसी सोर्स है, उस एसी सोर्स के साथ तीन कंपोनेंट ऑफ द सर्किट अटैच किए गए, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं। तो ऐसे सर्किट को सीरीज रेजोनेंस सर्किट या आरएलसी सीरीज सर्किट का नाम दिया जाता है। तो इस सर्किट में जो दो कंपोनेंट है इंडक्टर और कैपेसिटर, उनकी अपनी अपनी एक रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसके मुकाबले में जो रेजिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर है। लेकिन एक और इस सर्किट की प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इंडक्टर की जो रिएक्टेंस और कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो ऑपोजिट टू ईच अदर है। तो इस टॉपिक के अंदर हमने करना क्या है, इस टॉपिक के अंदर रेजोनेंस कंडीशन फाइंड करनी है, यानी कि वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल होंगी और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो वो पॉइंट ढूंढने के लिए जो अभी मैंने मैथमेटिकल कंडीशन बताई है वो क्या है कि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है रेजोनेंस कंडीशन, और इस कंडीशन पे जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाएगा। सो मैथमेटिकली एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। एक्स एल को लिखा जा सकता है ओमेगा एल और एक्स सी को लिखा जा सकता है 1/ओमेगा सी। इसको रीअरेंज करके ओमेगा इक्वल आ जाता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आर इसलिए लिखा गया है कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/एल सी। अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ओमेगा वुड बी इक्वल टू 1/एल सी स्क्वायर रूट, या ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई एफ। ओमेगा को 2 पाई एफ लिख के 2 पाई एफ आर इज इक्वल टू 1/एल सी स्क्वायर रूट आ जाता है। और फ्रीक्वेंसी अगर अलग की जाए तो फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन का नाम दिया जाता है। अब ये यूनिक फ्रीक्वेंसी क्यों है, इस फ्रीक्वेंसी पे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सर्किट की क्या होंगी। अगर ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट की वो बन गई है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। इस फ्रीक्वेंसी पे अगर इम्पीडेंस की बात की जाए, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम होगी। मिनिमम का मतलब ये है कि इस फ्रीक्वेंसी पे आके जो कैपेसिटर का पार्ट है और इंडक्टर का पार्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करके जो ओवरऑल इम्पीडेंस बचती है वो सिर्फ और सिर्फ जी इज इक्वल टू आर बचती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज ओनली रेजिस्टिव, यानी कि रेजिस्टेंस का पार्ट है। और इसमें जो पावर फैक्टर है, पावर का फार्मूला है पी इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू 1 बनती है। इस वजह से इम्पीडेंस इसकी जो है ओनली रेजिस्टिव होगी। जी, तो इसकी जो इम्पीडेंस है एक तो वो मिनिमम है, मिनिमम होने के साथ साथ ये किसके इक्वल है, ये इक्वल आ जाती है ओनली रजिस्टर आर के। ठीक है, तो इसको इस प्लॉट के अंदर भी देखा जा सकता है। ये एक ग्राफ प्लॉट किया गया है फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस के दरमियान। तो इम्पीडेंस अगर देखें, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ आती है इम्पीडेंस की वैल्यू कम होती जाती है। अगर उसके बियॉन्ड चले जाएं या उससे बिफोर देख लें, यानी कि फ्रीक्वेंसी आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम कर दें तब भी इम्पीडेंस बढ़ रही है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दें उस सूरत में भी इम्पीडेंस बढ़ रही है। इसके मुकाबले में अगर करंट की बात की जाए तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आके करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बियॉन्ड या बिफोर चले जाएं, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पीछे आ जाएं तब भी करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे चले जाएं तब भी करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। सो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस इज मिनिमम। इम्पीडेंस मिनिमम होने की वजह से जो करंट है वो कितना होगा, करंट मैक्सिमम होगा। एट रेजोनेंस मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई आर इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आर। और फिर अगर पोटेंशियल ड्रॉप देख लिया जाए, पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, तो दैट्स वाई जो सोर्स पोटेंशियल है
वो कम हो सकता है उसके मुकाबले में पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू वी एल एंड वी सी मच ग्रेटर हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। दैट्स वाई जो पोटेंशियल थ्रू द इंडक्टर और कैपेसिटर है दैट मे बी वेरी ग्रेटर देन पोटेंशियल थ्रू द सोर्स या पोटेंशियल ऑफ द सोर्स। तो लाइक वाइज एक और भी टॉपिक है, वो है सीरीज, वो है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की तरफ आते हैं। ऑलमोस्ट यही प्रॉपर्टीज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की, बस एक फ़र्क है उसके अंदर। वो फ़र्क क्या है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो पैरेलल रखे हुए हैं। ये एक एसी सोर्स है, उस एसी सोर्स के साथ जो रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है ये पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल विद द एसी सोर्स है। पैरेलल होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। रेजोनेंस कंडीशन तो यही होगी कि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो उस रिस्पेक्ट से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी यही आ जाएगी, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी स्क्वायर रूट। तो लेकिन यहाँ पे इम्पीडेंस मैक्सिमम होगी, ये फ़र्क है इसमें। तो जैसे कि इस ग्राफ में देखा जा सकता है, ये ग्राफ है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ में पता चल रहा है कि जैसे ही हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं तो इम्पीडेंस इसकी मैक्सिमम हो जाती है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम कर दें फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा कर दें, दोनों सूरतों में जो इम्पीडेंस है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके मुकाबले में करंट की क्या सूरत हाल है? करंट अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे देखा जाए मिनिमम होगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पीछे आ जाएं तो करंट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आगे चले जाएं तब भी करंट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो इस रिस्पेक्ट से इस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट का भी नाम दिया जाता है। इसके मुकाबले में जो सीरीज सर्किट है उसको एक्सेप्टर सर्किट का भी नाम दिया जाता है कि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम सिग्नल्स को रिजेक्ट करता है, और जो दूसरा सर्किट था वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है। तो करंट यहाँ पर होगा मिनिमम, और वोल्टेज जो है वो इन फेज होगी, इस वजह से पावर फैक्टर 1 है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो ब्रांच करंट यानी कि करंट थ्रू इंडक्टर और करंट थ्रू कैपेसिटर वो सोर्स करंट से वेरी लार्ज हो सकते हैं। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जी, तो इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज थ्री फेज एसी सप्लाई। तो देखते हैं व्हाट इज थ्री फेज एसी सप्लाई। थ्री फेज से पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर तीन फेज होंगे, तीन ऐसे फेज होंगे जिनमें कोई फेज डिफरेंस होगा। तीन यूँ समझ लें कि सोर्स हैं। तो ये ग्राउंड दिखाया गया है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। तो इस जंक्शन से तीन वायर्स निकली हुई हैं, एक ए की तरफ और एक बी की तरफ, एक सी की तरफ। ये बेसिकली इंडक्टर है, और ये न्यूट्रल वायर दिखाई गई है। तो न्यूट्रल वायर से बाकी तमाम कंपेयर किए गए हैं। न्यूट्रल वायर से अगर देखा जाए सी पॉइंट तक तो वो पोटेंशियल है 120 वोल्ट, और इस न्यूट्रल पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ देखा जाए वो भी 120 वोल्ट है, और इस न्यूट्रल पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ देखा जाए तो वो भी 120 वोल्ट है। इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए इसका बी पॉइंट का सी पॉइंट से डिफरेंस, बी पॉइंट का जो सी पॉइंट से डिफरेंस है वो बनेगा 240 वोल्ट। ये वाला जो डिफरेंस है बी और सी के दरमियान ये 240 वोल्ट होगा। और ए और सी के दरमियान अगर देखा जाए, ए और सी के दरमियान भी डिफरेंस होगा 240 वोल्ट। ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो टोटल डिफरेंस है वो 240 वोल्ट बनता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब हमने हाई पावर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करनी हो, जैसे कि एक फैक्ट्री है या मिल है जिसके अंदर बहुत सारी हैवी मशीनरी चल रही है। तो अगर हम आम मीटर पे चलाएंगे, जो आम हमारे पास टू फेज सप्लाई है, तो वहाँ पे पोटेंशियल पूरा नहीं होगा, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि लोड कम हो गया है। तो लोड बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल पूरा करने के लिए हम हाई पोटेंशियल थ्री फेज एसी सप्लाई इस्तेमाल करते हैं। थ्री फेज एसी सप्लाई में हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है? हमारे पास हाई पोटेंशियल अवेलेबल है। हाई पोटेंशियल की सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर तीनों पोटेंशियल देखे जाए, इनकी फेज डायग्राम वेव फॉर्म ये शो की गई है। एक पोटेंशियल जीरो से शुरू हो रहा है जिसको V1 से रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरा जो है वो उसके कंपैरिजन में 120 डिग्री के डिफरेंस के साथ है V2, और तीसरा फिर अगेन 120 के डिफरेंस के साथ V3 है। तो ये तीनों के लिए अगर पोटेंशियल फाइंड किया जाए तो पोटेंशियल कुछ ये बनता है 230
इंटू साइन 0 डिग्री है पहला 230, दूसरा है साइन 120 डिग्री और तीसरा साइन 240 डिग्री। ये फाइंड किए जाएँ तो 200 प्लस 200 400 वोल्ट बनता है। यानी कि ए और सी पॉइंट के दरमियान हमारे पास इतनी कैपेसिटी होती है कि 400 वोल्ट तक आप लगा सकते हैं। 400 वोल्ट लगाने का मतलब है कि कोई हैवी मशीनरी जिसकी जो आम पावर पे नहीं चलती वो 400 वोल्ट इस इतना पोटेंशियल दे के उसकी हाई पावर गेन की जा सकती है। हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इस तरह से चलाई जा सकती हैं। तो ये 3 फेज़ एसी सप्लाई है। अब एक और शॉर्ट क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसकी तरफ आते हैं। जी तो अगर सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको डिफाइन करते हैं। द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन एंड रैपिडली प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि ये ऐसी वेव्स की टाइप होगी जिसको पास होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका आइडिया मैक्सवेल ने दिया था और मैक्सवेल ने जो कंक्लूजन ड्रा किया अल्टीमेटली वो ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं और इनकी स्पीड ये बनती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये वेव्स कैसे जनरेट हो सकती हैं? वेव्स जनरेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों में कोई वेरिएशन आएगी, दोनों चेंज होंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले यहाँ पर अगर गौर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, फिर ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, यहाँ पे आके मैक्सिमम वैल्यू है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। उसके मुकाबले में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो है, फिर ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आके मैक्सिमम होगी, फिर ये कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। यूँ भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। और ये किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है उसकी डायरेक्शन यहाँ पर शो की गई है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसकी शेप को देखते हुए एक और भी नाम दिया जाता है इस वेव को, इसको कहा जाता है बटरफ्लाई वेव। ये यूं समझ लें कि बटरफ्लाई की तरह ओपन है, तो इस वजह से इसको बटरफ्लाई वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी नाम दिया जाता है। हाउएवर अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इसका अगर स्पेक्ट्रम देखें, इसका प्रॉपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ये स्पेक्ट्रम आपको दिखाया गया है। लेफ्ट से राइट की तरफ चलते जाएं तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती जाती है। ये कुछ रीजन्स दिखाए गए हैं। सबसे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो गैमा रेज की है, और गैमा रेज के बाद फिर अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा आ जाते हैं, फिर एक्स रेज है, फिर यूवी रीजन है, अल्ट्रा वायलेट, और इनके दरमियान विजिबल रीजन है जिसको विजिबल स्पेक्ट्रम लिखा गया, और इसको एक्सपैंड करके दिखाया गया है कि यहाँ पर ये ROY ये कलर्स को शो कर रहा है। ये रेड कलर है, ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू और वायलेट। और विजिबल के बाद जो नेक्स्ट रीजन आ जाता है वो है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, FM और AM और लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है तो एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है। और लेफ़्ट से राइट जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज़ होती है। और अगर विजिबल रीजन की बात की जाए, विजिबल रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है। इस वजह से सबसे कम फ्रीक्वेंसी और सबसे कम एनर्जी विजिबल रीजन के अंदर रेड कलर की होती है। सो दिस इज़ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और एक फर्दर चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कोई भी टाइप आ जाए, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट या लॉन्ग रेडियो वेव्स, एनी टाइप, सारी के सारी वैक्यूम के अंदर सेम स्पीड से मूव करती है, और वो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट।